बाहर से छोटी सुरंग, अंदर से आलीशान महल। एक छोटी सी सुरंग में 7 लोगों का बड़ा परिवार फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठा है। चारों तरफ टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ था। सुरंग की दीवार पर दादाजी की तस्वीर टंगी थी, लेकिन उस पर कोई माला नहीं थी। पूरा परिवार आपस में बातें कर रहा था, तभी पड़ोस की 2 औरतें वहां आती हैं। अरे रेणुका बहन, कैसी कट रही है तुम लोगों की जिंदगी? ये लो, मेरे घर में आज थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बन गया था तो सोचा तुम लोगों के लिए ले आऊं। हाँ रेणुका बेचारी, तुम्हारे पास तो ढंग का राशन भी नहीं होता। और सुनो, परसों मेरी भतीजी की शादी है, तुम सब परिवार वाले आ जाना। कम से कम एक दिन का अच्छा खाना तो नसीब होगा तुम लोगों को। हाय राम, तुम पड़ोसियों का ही तो सहारा है शालिनी बहन, वरना हम गरीबों को तो कोई पानी भी ना पूछे। भगवान तुम्हारा भला करे जो हमारी इतनी चिंता करती हो। बस बस, अब रो मत, आ जाना टाइम से और पेट भर के खा जाना। पल्लवी और शालिनी टिफिन रखकर वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही गजेंद्र जल्दी से एक कोने से बड़ा सा डिब्बा निकालता है जिसमें पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक है। गरीबों भिखारन, लो भाई टूट पड़ो, पिज्जा ठंडा हो रहा है। माँ, बाबूजी, एक बात करनी थी। वो मैं और समीर ऑफिस में 2 लड़कियों को पसंद करते हैं। हम उनसे शादी करना चाहते हैं। क्या कहा? शादी? वो भी अपनी मर्जी की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे माँ, वो दोनों बहुत अच्छी और शरीफ लड़कियां हैं। संजना और दृष्टि नाम है उनका। अरे चुप कर नालायक, मैं तो पहले ही कहती थी कि इन छोकरों के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। अरे बेवकूफो, अगर बाहर की लड़कियां इस घर में आ गई तो हमारा राज खुल जाएगा। तुम्हारी दादी एकदम सही कह रही है, कोई लव मैरिज नहीं होगी इस घर में। बाबूजी प्लीज, वो ऐसी वैसी लड़कियां नहीं हैं। वो हमारा राज किसी को नहीं बताएंगी। हाँ हाँ, जैसे उन्होंने तो गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है ना, महारानी बनकर आएंगी और हमारी पोल खोल देंगी। अगले दिन रोहन और समीर अपने ऑफिस के केबिन में खड़े हैं। उनके सामने उनका बॉस बत्रा बैठा हुआ है। ये लो अपने इस महीने की सैलरी, और गिनने की जरूरत नहीं है, पूरे ही है। सर, हमने पिछले महीने ही कहा था कि हमारी सैलरी थोड़ी बढ़ा दीजिए, इतने कम पैसों में गुजारा नहीं हो पाता है। हाँ सर, महंगाई कितनी बढ़ गई है, प्लीज इस बार सैलरी बढ़ा दीजिए। सैलरी बढ़ा दूं? शक्ल देखिए अपनी, कपड़े देखो कैसे भिखारियों की तरह पहनकर आते हो ऑफिस में। तुम दोनों उस शहर के बाहर वाली जंगली सुरंग में रहते हो ना। अरे शुक्र मनाओ कि मैंने तुम जैसे सुरंग मानवों को अपनी कंपनी में जॉब दे रखी है, वरना तुम तो सड़क पर भीख मांग रहे होते। सर, वो बात नहीं है। अरे कोई सर्वर नहीं, जितनी सैलरी दे रहा हूं ना उतने में ही खुश रहो। दोनों भाई केबिन से बाहर निकल जाते हैं और सीधे ऑफिस की कैंटीन में पहुंचते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। तभी उनकी गर्लफ्रेंड संजना और दृष्टि वहां आती हैं और उनके सामने बैठ जाती हैं। क्या हुआ रोहन, शक्ल क्यों ऐसे बना रखी है जैसे किसी ने तुम्हारी लॉटरी का टिकट छीन लिया हो? कुछ नहीं संजना, बस ऐसे ही बॉस ने फिर से सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया और उल्टा बेइज्जती कर दी। बॉस की छोड़ो समीर, ये बताओ कि तुम दोनों ने अपने घर पर हमारी शादी की बात की या नहीं? इतना टाइम हो गया हमारे रिलेशन को, कब तक ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे? अरे दृष्टि, की थी बात, कल रात ही की थी, लेकिन मम्मी पापा भी राजी नहीं हो रहे हैं। राजी नहीं हो रहे या तुम लोग करना ही नहीं चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के घर वालों ने कहीं और तुम्हारी शादी फिक्स कर दी हो और तुम हमें पागल बना रहे हो? कैसी बातें कर रही हो संजना, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने घर वालों को बहुत समझाया था, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। तो अब क्या करें हम? हमारे माता पिता हमारी शादी करने के पीछे पड़े हैं, कई रिश्ते आ चुके हैं हमारे लिए। तुम दोनों के चक्कर में हमने 2 अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए हैं अभी तक। प्लीज दृष्टि, थोड़ा सा टाइम और दे दो, हम पक्का मना लेंगे उनको। टाइम वाइम कुछ नहीं मिलेगा अब, हम तुम्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 2 दिन में तुम्हारे घर वालों से बात नहीं हुई तो समझ लेना हमारा ये रिलेशन यहीं खत्म। दृष्टि और संजना गुस्से में वहां से चली जाती है। शाम का समय हो जाता है। सुरंग में रोहन और समीर झाड़ू लगा रहे थे। पूरा परिवार हैरान होकर उन्हें देख रहा था। अरे ओ श्रवण कुमार के जुड़वा भाइयों, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मेरे नवाब बेटे आज घर के काम क्यों कर रहे हैं? बहू, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे दादी, ये तो किसी को इम्प्रेस करने की निंजा टेक्निक चल रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज हमारा मन हुआ इसलिए हम सब ये सब कर रहे हैं। हाँ दादी, आज आप देखना, ऐसा खाना बनाएंगे कि आप उंगलियां चाटती रह जाओगी। रात का समय हो जाता है। सब लोग फटी चटाई पर बैठकर रोहन और समीर के हाथ का बना खाना खा रहे हैं। भैया, अब ये मक्खन लगाना बंद करो। मुझे पता है ये साफ सफाई और खाना बनाने का ड्रामा क्यों हो रहा है।
ये सब अपनी उस मनपसंद शादी के लिए कर रहे हो ना तुम दोनों? हाँ माँ, तान्या सही कह रही है। देखो संजना और दृष्टि बहुत अच्छी लड़कियां हैं, एकदम शरीफ और संस्कारी। और सबसे बड़ी बात, वो दोनों किसी के मामलों में दखल नहीं देती। जो हमारा सीक्रेट है वो कभी इस सुरंग से बाहर नहीं आएगा। प्लीज माँ, एक बार मिल लो उनसे। ठीक है, हम सिर्फ एक बार उनसे मिलेंगे। अगर मुझे उनके अंदर रत्ती भर भी चालाकी दिखी तो उसी वक्त रिश्ता कैंसल। अगले दिन दोपहर का समय, रोहन, समीर, संजना और दृष्टि एक पार्क में बेंच पर बैठे हैं। तो मैडम, गुड न्यूज है ये कि हमारी पूरी फैमिली तुम दोनों से मिलने के लिए राजी हो गई है। कल सुबह पास वाले मंदिर में मिलना फिक्स हुआ है। सच में रोहन, फाइनली तुम्हारे घर वालों को हमारी याद आ ही गई। थैंक गॉड समीर, तुमने बात कर ली, नहीं तो हमारी शादी कहीं और हो ही जाती। बात करते करते दृष्टि की नजर अचानक समीर की कलाई पर पड़ती है। एक सेकंड समीर, ये तुम्हारे हाथ में इतनी महंगी और ब्रांडेड घड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे ये इतनी महंगी घड़ी नहीं है जितनी तुम सोच रही हो, और ये भी मेरी नहीं है। वो मेरे ऑफिस में एक अमीर दोस्त है ना, उसने बस ऐसे ही पहनने को दे दी थी। दोस्त भी बड़े दिल वाले हैं तुम्हारे। चलो कोई नहीं, कल मंदिर में अच्छे से तैयार होकर आना, हमारे मम्मी पापा भी आ रहे हैं। अगली सुबह मंदिर में संजना और दृष्टि के माता पिता प्रकाश और सुधा खड़े हैं। उनके सामने रोहन और समीर का परिवार खड़ा है। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। प्रकाश जी, ये कैसे भिखारियों जैसे कपड़े पहन कर आए हैं ये सब? चुप रहो सुधा, पहले बात तो कर लेने दो। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते दादी जी। संजना और दृष्टि रेणुका और भैरवी के पैर छूती हैं। जीते रहो बेटा, देखने में तो दोनों एकदम लक्ष्मी का रूप लग रही हैं। शक्ल तो अच्छी है, लेकिन ये बताओ घर के काम वाम आते हैं या बस ये मॉडर्न कपड़े पहनकर ऑफिस में ही घूमना आता है? आंटी जी, ऑफिस से तो हम सिर्फ अपने परिवार को सपोर्ट करने जाते हैं। बाकी खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई और घर संभालना, ये सब हमारी मम्मी ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। रेणुका, लड़कियां तो एकदम संस्कारी हैं, हमारे घर के माहौल में ढल जाएंगी। ज्यादा सवाल जवाब करने वाली नहीं लग रही। हाँ, बात तो सही कह रही हो माँ जी, लड़कियां तो मुझे भी पसंद आ गई हैं। चलिए, लड़कियां तो आप लोगों को पसंद आ गई, अब जरा काम की बात कर ले। गजेंद्र जी, आप लोगों का घर कहाँ है? देखिए भाई साहब, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे पास ना कोई पुश्तैनी जमीन है और ना ही कोई प्रॉपर्टी। हम लोग शहर के बाहर जंगल के पास एक कच्ची सुरंग में रहते हैं। बस इन दोनों लड़कों की छोटी सी नौकरी से घर में 2 वक्त की रोटी आ जाती है। क्या सुरंग में? हे भगवान प्रकाश जी, मैंने कहा था ना ये लोग पक्के भिखारी हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी ये भिखारियों वाली शक्लें लेकर मेरे सामने आने की? मेरी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, अच्छे घरों से इनके लिए रिश्ते आ रहे हैं, और मैं इन्हें इस सुरंग में रहने वाले जानवरों के हवाले कर दूं? अंकल प्लीज, आप हमारी बात तो सुनिए। क्या सुनो, खुद के पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है, मेरी बेटियों को क्या पहनाओगे? ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। चलो संजना, चलो दृष्टि। पापा प्लीज ऐसे मत कीजिए। चुपचाप चलो यहाँ से। प्रकाश और सुधा गुस्से में दृष्टि और संजना को वहां से ले जाते हैं। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? प्रकाश और सुधा अपने घर के हॉल में खड़े हैं। उनके सामने संजना और दृष्टि बहुत गुस्से में खड़ी हैं। पापा मम्मी, आपने वहाँ मंदिर में उन लोगों की बेइज्जती क्यों की? माना कि वो लोग गरीब है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया संजना? वो लोग भिखारी हैं, एक सुरंग में रहते हैं वो लोग जंगली जानवरों की तरह। मैं अपनी फूल सी बेटियों को उस नरक में नहीं भेज सकती। मम्मी प्लीज, प्यार पैसों से नहीं होता। हमें पता है कि उनकी सैलरी कम है, लेकिन वो हमें खुश रखेंगे। चुप कर जा दृष्टि, मैं कह रहा हूँ ना, ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। ठीक है पापा, अगर हमारी शादी रोहन और समीर से नहीं हुई तो हम जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेंगी। हम किसी और से शादी नहीं करेंगे। चलो दृष्टि। संजना और दृष्टि गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती हैं। संजना, दृष्टि, दरवाजा खोलो। प्रकाश जी देखिए क्या कर रही हैं ये दोनों। अंदर कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, फूल जैसी बच्चियां हैं मेरी। अरे संजना, दरवाजा खोल बेटा। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी उसी सुरंग में है तो मैं तैयार हूँ, मैं बात कर लूंगा उन लोगों से, बस तुम लोग दरवाजा खोल दो। अगले दिन सुबह एक पार्क में प्रकाश और सुधा हाथ जोड़े रोहन के परिवार के सामने खड़े हैं। गजेंद्र जी, कल मंदिर में मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। एक बाप हूँ, बेटियों के भविष्य की चिंता में थोड़ा ज्यादा बोल गया था। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ। हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी को अच्छा घर मिले। अरे ऐसे कैसे, कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं तो जो मुंह में आया गरीब समझकर सुना दिया। चुप कर रेणुका, बात को बतंगड़ मत बना। प्रकाश जी, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
हम तो कहते हैं इसी हफ्ते कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर एक मंदिर में बच्चों की शादी करवा देते हैं। थैंक यू अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, हम संजना और दृष्टि को कभी रोने नहीं देंगे। अगले दिन मंदिर में संजना और दृष्टि की शादी हो जाती है। संजना और दृष्टि अपने पतियों के साथ उस सुनसान सुरंग के बाहर पहुंचती हैं। रोहन, ये इतने सारे जानवर यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? और ये सुरंग तो बाहर से बहुत डरावनी लग रही है। अरे डरो मत संजना, ये जानवर कुछ नहीं करेंगे, चलो अंदर चलते हैं। चारों सुरंग के अंदर आते हैं। अंदर एक कोने में मिट्टी का चूल्हा है और फर्श पर फटी पुरानी चटाइयां बिछी हैं। समीर, यहाँ तो ढंग से खड़े होने की भी जगह नहीं है और सोने के लिए बेड भी नहीं है। ये फटी हुई चटाइयां। अरे ओ पापा की परियों, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। अब तुम कोई अंबानी के घर तो ब्याह करके आई नहीं हो जो तुम्हें महंगे गद्दे मिलेंगे। जो है यही है। दृष्टि, मैंने सोचा था गरीब होंगे, लेकिन ये हालात तो मेरी सोच से भी 100 गुना ज्यादा खराब है। हमने कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? अब तो जो है यही है संजना, सहना तो पड़ेगा। अगली सुबह संजना और दृष्टि फटे चटाई पर सो रही हैं। रेणुका आकर उनके पास खड़ी हो जाती है। अरे ओ कुंभकर्ण की जुड़वा बहनों, उठ जाओ, 10 बज गए हैं। क्या दिन भर सोती ही रहोगी? मम्मी जी, बस 5 मिनट और सोने दीजिए ना। ये तुम्हारा मायका नहीं है महारानी। यहाँ ससुराल में सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। चलो उठो और जाकर पानी भर कर लाओ। घर में कोई नल या मोटर नहीं है क्या दादी जी? नल मोटर? अरे ओ महारानियों, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है। वो जो नदी है ना, वहाँ से पानी भर कर लाना पड़ता है। चलो जल्दी जाओ, घर में एक बूंद पानी नहीं है। संजना और दृष्टि भारी बाल्टियां लेकर पानी भरने जाती हैं। बहुत दूर से पानी लाते लाते उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी रेणुका उन्हें कुल्हाड़ी थमा देती है। चलो अब जल्दी से ये लकड़ियाँ काट कर लाओ और चूल्हा जलाकर सबके लिए नाश्ता बनाओ। मेरे लड़कों को ऑफिस के लिए देर हो रही है। लकड़ियाँ काट कर लाओ? पर मम्मी जी, हम लकड़ियाँ क्यों काटे? क्या घर में गैस सिलेंडर नहीं है? गैस सिलेंडर? हाँ हाँ, अभी मैंने ऑर्डर किया है, रास्ते में ही होगा। अरे बेवकूफ लड़कियों, हम सुरंग में रहते हैं, यहाँ गैस सिलेंडर कौन देगा हमें? चूल्हे पर ही खाना बनता है यहाँ। और वैसे भी गैस सिलेंडर खरीदने की हमारे पास पैसे नहीं है। संजना और दृष्टि कुल्हाड़ी को उठाती हैं और बाहर जाकर लकड़ियां काटने की कोशिश करती हैं। उनसे ठीक से लकड़ी नहीं कटती और जब वो चूल्हा जलाती हैं तो वो भी ठीक से नहीं जलता। संजना, मेरी तो आंखें जल रही हैं। ये धुएं में खाना कैसे बनता है यार? मुझसे तो ये रोटियां भी जल गई। मुझे क्या पता था लव मैरिज का ये अंजाम होगा। थोड़ा सा ही पोहा बना है, वो भी कच्चा पक्का है। रोहन और समीर तैयार होकर आते हैं। जल्दी जल्दी में वो पोहा खाते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लो कर लो बात। नाश्ता बनाते बनाते हमारी कमर टूट गई और हमारे लिए तो एक निवाला भी नहीं बचा। रोहन और समीर के ऑफिस के जाने के बाद संजना और दृष्टि परेशान होकर जंगल में टहलने के लिए चली जाती हैं। यार दृष्टि, हमने जितना सोचा था हालात तो उससे भी ज्यादा खराब है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ सरवाइव कैसे करेंगे। वही तो ना, गैस है ना ढंग का वॉशरूम है। क्या हमने लव मैरिज करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? देख, जो होना था वो हो गया। अब पीछे नहीं हट सकते। हम दोनों मिलकर सब हैंडल कर लेंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ संजना, तू सही कह रही है, हम एडजस्ट करेंगे। चल अब घर चलते हैं, वरना वो सासू माँ और दादी फिर ताने मारेंगी। दोपहर का समय हो जाता है। सुरंग में मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। बहुत बड़ी सुंदर है रेणुका, पर बेचारी गरीब घर में आ गई। ये लो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा आटा और दाल लाई हूँ। हाँ रेणुका, मेरी तरफ से ये तेल रख लो। हमें पता है तुम लोग को बहुत परेशानी होती है। जो थोड़ी बहुत मदद हो सकती है हम कर देते हैं। अरे तुम पड़ोसियों का ही तो सहारा है, वरना हम गरीबों का तो भगवान ही मालिक है। दृष्टि, देख रही है तू, लोग गिफ्ट में शगुन नहीं राशन देकर जा रहे हैं। इतनी बुरी हालत है इन लोगों की। यार, यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हैं। रात का समय हो जाता है। संजना और दृष्टि एक ही फटी हुई चटाई पर सो रही थी। अचानक बाहर से जानवरों के चिल्लाने की आवाज आती है। रोहन, रोहन उठो ना, बाहर कोई जंगली जानवर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे संजना, सो जाओ, वो जानवर बहुत दूर हैं, अंदर नहीं आएंगे। समीर, तुम भी तो उठो यार। हमें तो गद्दे पर सोने की आदत है, इस चटाई पर तो नींद ही नहीं आ रही है हमें। दृष्टि प्लीज, यहाँ गद्दे नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। लो कर लो बात। एक तो ये जानवर और ऊपर से ये खून पीने वाले मच्छर। अपने घर में तो मस्त एसी और कूलर की हवा में सोते थे। आज तो पूरी रात ऐसे ही जागना पड़ेगा, क्योंकि नींद तो नहीं आ रही है हमें। अगली सुबह संजना और दृष्टि सुरंग में झाड़ू लगा रही थी। तभी उनकी नजर तान्या पर पड़ती है। एक सेकेंड दृष्टि, उधर देख, तान्या के हाथ में क्या है?
ओ माय गॉड, ये तो एप्पल का लेटेस्ट लैपटॉप है। घर में राशन के लिए पड़ोसियों से आटा मांगना पड़ रहा है और मैडम के पास लाखों रुपए का लैपटॉप है। तान्या, तुम्हारे पास इतना महंगा लैपटॉप कहाँ से आया? अरे भाभी, वो मेरा नहीं है, ये तो कंपनी वालों ने दिया है। जब मेरी तबीयत खराब होती है ना, तो मैं घर से ही काम कर लेती हूँ। अच्छा, तुम्हारी वो छोटी सी कंपनी एक मामूली एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम के लिए इतना महंगा लैपटॉप देती है? अरे ओ महारानियों, झाड़ू लगा रही हो, यहाँ पंचायत बैठा रही हो? हाँ भाभी, अब कंपनी अच्छी है तो मैं क्या करूँ, आप झाड़ू लगाओ, मुझे काम करना है। कुछ देर बाद रेणुका एक पुरानी सी साड़ी पहनकर बाहर जाने के लिए निकल रही होती है। मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हैं? अरे बहू, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए सरकारी अस्पताल जा रही हूँ। रेणुका बाहर निकल जाती है। दृष्टि की नजर फटे हुए पर्स पर पड़ती है जो कि रेणुका का था। संजना, मम्मी जी तो अपना पर्स यहीं भूल गई, चल जल्दी से उन्हें देकर आते हैं। संजना और दृष्टि पर्स लेकर रेणुका के पीछे पीछे जाती हैं। कुछ समय बाद वो दोनों एक हाईवे के पास पहुंच जाती हैं। दृष्टि, वो देख, मम्मी जी उस चमचमाती हुई एसी कैब में बैठ रही हैं। वही तो, और इस पर्स में तो मुश्किल से 20 रुपए पड़े हैं। फिर उन्होंने इतनी महंगी कैब कैसे बुक कर ली? पहले वो एप्पल का लैपटॉप और अब ये एसी कैब, दाल में कुछ तो काला है। शाम का समय हो जाता है। रेणुका वापस आ चुकी थी। आ गई मम्मी जी, तो बताइए उस एसी वाली कैब में मजा आया या नहीं? कैब? कैसी कैब? मैं किसी कैब वैब में नहीं गई थी। मम्मी जी, हम दोनों ने अपनी इन्हीं आंखों से हाईवे पर एक बड़ी सी एसी कैब में बैठते हुए देखा है आपको। अरे हाँ, वो कैब तो एक भला आदमी ही चला रहा था। मैं धूप में पैदल चल रही थी और मुझे चक्कर आ रहे थे, तो उस भले कैब वाले ने तरस खाकर मुझे बिठा लिया। इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं है रेणुका, ये आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं हैं, मायके से और कुछ तो सीख कर आई नहीं, बस सास की जासूसी करना दिखाया है इनकी माँ ने। कुछ तो बहुत बड़ा झोल है। अगली सुबह सुरंग के बाहर तान्या हाथ में एक बड़ी सी काली पॉलीथिन लेकर जा रही होती है कि तभी संजना और दृष्टि उसे देख लेती हैं। अरे तान्या, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ जा रही है? कहीं नहीं भाभी, वो बस कचरा फेंकने जा रही थी। अगर यहाँ पास में फेंकेंगे तो हवा से उड़कर सारा कचरा वापस अपनी सुरंग में ही आ जाएगा ना। अरे तुम ननद हो हमारी, तुम क्यों कचरा फेंकोगी? लाओ ये पॉलीथिन हमें दे दो, हम दोनों वैसे भी बाहर टहल नहीं जा रहे थे, हम फेंक देंगे। अरे नहीं भाभी, आप लोग रहने दो, मेरे हाथ गंदे हो गए, मैं खुद ही फेंक आऊंगी। संजना और दृष्टि जबरदस्ती पॉलीथिन ले लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। तभी रास्ते में एक झाड़ी से टकराकर वो पॉलीथिन फट जाती है और सारा कचरा वहीं फैल जाता है। दृष्टि, ये सब क्या है? ओ माय गॉड संजना, ये डोमिनोज के पिज्जा के डब्बे, ये चॉकलेट के रैपर और ये इतनी महंगी नाइट क्रीम की खाली डिब्बियां। जिस घर में हम सूखी रोटी खा रहे हैं, वहां ये अमीरों वाला कचरा कहां से आ गया? संजना और दृष्टि उस फटी हुई पॉलीथिन को लेकर वापस सुरंग में आती हैं और तान्या के पास जाती हैं। रेणुका और गजेंद्र भी वहीं खड़े हैं। तान्या, अब जरा हमें समझाओगी कि इस कचरे में ये पिज्जा और महंगी क्रीम के डब्बे कहाँ से आए हैं? अरे भाभी, वो पॉलीथिन मेरी थोड़ी है, मतलब मैं तो बस एक खाली पॉलीथिन बाहर से उठा कर लाई थी ताकि घर का कचरा डाल सकूं। मुझे क्या पता था उसमें पहले से ये सब अमीरों वाला कचरा भरा हुआ है। अच्छा, मतलब तुम इतनी बड़ी पॉलीथिन बाहर से लाई, उसमें पहले से कचरा था और तुम्हें ये पता भी नहीं चला कि पॉलीथिन में पहले से ही कचरा है? बकवास मत कर, महारानी मेरी भोली बच्ची को डरा रही है। अब गरीबों की किस्मत में पिज्जा नहीं है तो क्या पिज्जा का खाली डब्बा भी नहीं छू सकते हम? अरे बबुआ, तुम किस तरह कचरे के पीछे पड़ गई हो? दृष्टि, ये पूरा परिवार मिलकर हमें बेवकूफ बना रहा है। ये पक्का हमसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। दोपहर का समय हो जाता है। सुरंग के एक कोने में संजना और दृष्टि एक छोटे से टूटे शीशे में अपना चेहरा देखकर दुखी हो रही थी। यार संजना, मेरी स्किन देख, यहाँ आकर तो हमने मेकअप करना भी छोड़ दिया है। मेरे पास तो एक नॉर्मल कोल्ड क्रीम खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं। कैसे भिखारी जैसी शक्ल हो गई है मेरी। दृष्टि, एक सेकेंड, तान्या के सामान में कुछ चमक रहा है, रुक मैं देखती हूँ। संजना और दृष्टि तान्या के सामान के पास जाते हैं और एक बहुत ही महंगी ब्रांडेड क्रीम का नया डिब्बा बाहर निकालती है। तभी तान्या वहां आ जाती है। तान्या, ये इतनी महंगी क्रीम का डब्बा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हारे भाई तो पाई पाई को मोहताज है। अरे भाभी, आप मेरा सामान क्यों चेक कर रही हो? और ये क्रीम मेरी नहीं है, वो मेरे ऑफिस में एक बहुत अमीर फ्रेंड है ना, उसने मुझ पर तरस खाकर दे दी थी। तरस खाकर दी थी? तान्या, ये डब्बा एकदम नया है और सील बंद है। कोई तरस खाकर इतनी महंगी और नई चीज क्यों देगा?
अरे मुझे क्या पता, उसने दे दी तो मैंने ले लिया। आप लोग मुझ पर ही शक करती रहती हो। अगले दिन संजना और दृष्टि के माता पिता प्रकाश और सुधा सुरंग में अपनी बेटियों से मिलने आते हैं। संजना दृष्टि ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। हाय राम, मेरी फूल जैसी बच्चियों की क्या हालत कर दी है इन लोगों ने। संजना, ये कैसे फटे हुए और मैले कपड़े पहने तूने? मैंने तो पहले ही कहा था सुधा, ये लव मैरिज सबसे बड़ी गलती है। इन भिखारियों ने मेरी बेटियों को भी अपने जैसा भिखारी बना दिया है। चलो लड़कियों, अपने सामान उठाओ, हम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं। नहीं पापा, हम आपके साथ वापस नहीं जाएंगे। हमने अपनी मर्जी से शादी की है, हम उन्हें इस हालात में छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ पापा, हम एडजस्ट कर रहे हैं ना, हम यहीं रुकेंगे अपने ससुराल में। अरे डायन, कैसा जादू कर दिया तूने मेरी बेटियों पर, जो इस नरक में भी रहने को तैयार है। भगवान कभी माफ नहीं करेगा तुम लोगों को। अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए प्रकाश जी। हमने आपकी बेटियों को जबरदस्ती नहीं रोका है, वो अपने पतियों के प्यार की वजह से यहाँ रुकी है। अगर ये दोनों जाना चाहती हैं तो शौक से जा सकती हैं। अरे तुम लोगों के तो दिमाग खराब हो गए हैं लड़कियों, सड़ो इसी सुरंग में जानवरों की तरह। आज के बाद हम कभी तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आएंगे। प्रकाश और सुधा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह का समय है। संजना और दृष्टि सुरंग से दूर नदी के किनारे बाल्टियों में कपड़े लेकर कपड़े धोने आई थी। दोनों साथ मिलकर कपड़े धो रही थी। यार दृष्टि, मेरे तो हाथों में छाले पड़ गए। ये फटे पुराने कपड़े धोते धोते वॉशिंग मशीन की आदत थी और यहाँ धोबी घाट खोल लिया है। संजना, 1 मिनट जरा इधर देख। समीर की इस शर्ट को ध्यान से देख। क्या देखूं, फटी हुई तो है, इसमें नया क्या है? अरे पागल, फटी हुई नहीं है, ध्यान से देख। ये कट कितने सीधे और सफाई से लगे हुए, जैसे किसी ने जानबूझकर कैंची से काटा हो ताकि ये शर्ट पुरानी और फटी हुई लगे। कोई भी कपड़ा कहीं फंसकर इतना सीधा नहीं फटता। ओ तेरी दृष्टि, तो सही कह रही है। और ये कॉलर के पीछे देख, ये तो टैग है और ये तो सबसे नामी कंपनी की शर्ट है। एक शर्ट 15-20 हजार रुपए से कम की नहीं आती। जिन लोगों के घर में खाने के लिए ठीक से पैसे नहीं है, उनके पास इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए? रात हो जाती है, सब सो चुके हैं, पर संजना और दृष्टि, रोहन और समीर जाग रहे हैं। संजना और दृष्टि रोहन और समीर को शर्ट दिखा रही हैं। रोहन बाबू, जरा अपनी इस महंगी शर्ट का राज खोलेंगे? या इसके लिए भी कोई तरस खाने वाला फरिश्ता आसमान से उतरा था? अरे ये तो मेरे बॉस ने दी थी। वो क्या है ना, बॉस के कपड़े पुराने हो गए थे तो उन्होंने मुझे दे दिए पहनने के लिए। अच्छा, और बॉस ने तुम्हें कपड़े कैंची से काट कर दिए थे? समीर, ये जो कट लगे हैं ना, ये बिल्कुल सीधे हैं। हमें बेवकूफ समझना बंद करो। सच सच बताओ कि तुम लोगों के पास इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए? दृष्टि, तुम सीआईडी सीरियल बहुत देखती हो। वो हम एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट के पास से आ रहे थे ना, तो वहां सरियों में फंसकर शर्ट कट गई थी। अब सरिये से तो ऐसे ही कटेगी ना। वाह, मतलब सरिये ने भी इंची टेप लेकर एकदम नाप तौल कर काटा है। रोहन, हम दोनों कोई अनपढ़ गंवार नहीं हैं। अब तुम्हें यकीन नहीं करना तो मत करो, हम थके हुए हैं, हमें सुबह ऑफिस जाना है। चलो समीर, सो जाओ, इनका तो रोज का ड्रामा है। दोनों जाकर सो जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। रात को दृष्टि को बहुत तेज बुखार आ जाता है। उसकी हालत देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। दृष्टि, आगे खोल। मम्मी जी, इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है, प्लीज इसे डॉक्टर के पास ले चलिए। अरे तू रोना बंद कर बहू, डॉक्टर के पास जाने के पैसे कहाँ हैं हमारे पास? रेणुका एक छोटे से डिब्बे में से एक मेडिसिन निकाल कर लाती है। ये ले, ये गोली इसे पानी के साथ खिला दे, अभी 10 मिनट में बुखार उतर जाएगा। संजना वो दवाई दृष्टि को खिला देती है और कुछ ही देर में दृष्टि का बुखार एकदम गायब हो जाता है। अगली सुबह संजना सुरंग की सफाई कर रही थी, तभी उसे वो दवाई का खाली रैपर मिलता है जो रात को दृष्टि ने खाई थी। क्या? ये तो विदेशी दवाई है, ये तो इंडिया में मिलती ही नहीं है और इसका एक पत्ता हजारों रुपए का आता है। क्या कर रही है बहू, जल्दी झाड़ू लगा। मम्मी जी, ये विदेशी और इतनी महंगी दवाई आपके पास कहाँ से आई? कल रात तो आप कह रही थी कि आपके पास डॉक्टर के पैसे नहीं हैं। अरे वो तो मैं पिछले महीने सरकारी अस्पताल गई थी ना, तो वहाँ डॉक्टर ने मुफ्त में दे दी थी। मुझे क्या पता विदेशी है या देसी। सरकारी अस्पताल में ये दवाई नहीं देते मम्मी जी। अरे मैंने कहा ना कि डॉक्टर ने दी थी, क्यों ज्यादा दिमाग लगा रही है? चलिए माँ जी, उस बात को छोड़ते हैं। मुझे एक बात और समझ में नहीं आ रही है, ये दादाजी की फोटो पर कोई माला क्यों नहीं है? और दादी जी भी ऐसे ही रहती हैं जैसे, मेरा मतलब है ना वो सिंदूर लगाती हैं ना मंगलसूत्र पहनती हैं। अगर दादाजी नहीं हैं दुनिया में तो माला क्यों नहीं है? तभी वहां भैरवी जी आ जाती हैं। जुबान पर लगाम लगा महारानी, तो इस घर की बहू है या कोई जासूस जो हर बात का सबूत चाहिए तुझे? मेरे पति की फोटो पर माला हो या ना हो, मैं सिंदूर लगाऊं या ना लगाऊं, इससे तेरा क्या लेना देना?
सही कह रही है माँ जी, हमने इसके मायके के तो कभी सवाल नहीं उठाए। चुपचाप अपना काम कर, घर के मामलों में ज्यादा दिमाग मत दौड़ा। ये बोलकर रेणुका और भैरवी वहां से चली जाती हैं। शाम का समय हो जाता है। संजना और दृष्टि चूल्हे के पास बैठी चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। यार संजना, चाय पत्ती तो बिल्कुल खत्म हो गई है, जरा वो पीछे वाला डब्बा देना, शायद उसमें कुछ हो। ये क्या है, इतनी अच्छी पैकिंग? ये कोई आम चाय पत्ती नहीं है दृष्टि, ये इम्पोर्टेड इंग्लिश टी है। एक डब्बा 2000 से कम का नहीं आता है। देख, सील भी एकदम नई है। तभी वहां गजेंद्र आ जाता है। अरे ये डिब्बा तुम लोगों ने कहां से निकाल लिया? लाओ इसे इधर दो। बाबूजी, घर में दाल खरीदने के पैसे नहीं हैं और आप लोग इतनी महंगी विदेशी चाय पत्ती पी रहे हैं। अरे बहू, तुम लोग भी ना। ये तो मैं कबाड़ी वाले से खाली डिब्बा लाया था। इसके अंदर तो वो 10-20 रुपए वाली लोकल चाय पत्ती भरी है। मुझे डब्बा अच्छा लगा तो ले आया बस। अच्छा बाबूजी, कबाड़ी वाला सील पैक डब्बे देने लगा आजकल, और अंदर लोकल चाय पत्ती है, ये तो हमने देखा ही नहीं। अरे तुम औरतों की तो पंचायत ही खत्म नहीं होती। लो 10 रुपए और बाजार से जाकर चाय पत्ती ले आओ, मेरा सिर मत खाओ। गजेंद्र वो डिब्बा लेकर वहां से चला जाता है। रात का समय हो जाता है। सब लोग सो चुके थे। संजना और दृष्टि अपनी छोटी सी चटाई पर लेटी हुई थी। संजना, मुझे तो अब इन लोगों से डर लगने लगा है। महंगे कपड़े, महंगी दवाई, विदेशी चाय पत्ती और सबसे बड़ी बात दादाजी की वो तस्वीर। ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। मुझे भी लगता है ये घर वाले हमसे बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। दोनों सोचते सोचते सो जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है। तभी दृष्टि की नींद खुलती है। वो देखती है कि एक कोने में दादी बैठी हैं। संजना, उठना, उधर देख दादी को। ओ तेरी, ये दादी ने आंखों पर इतना महंगा चश्मा कब से लगा लिया, और ये क्या चबा रही हैं? तभी दोनों भैरवी के पास जाती हैं। दादी जी, आधी रात को आप काजू बादाम खा रही हैं और ये चश्मा कहाँ से आया? अरे वो बहुओं, तुम लोग सोई नहीं अभी तक? ये चश्मा तो मैं कल मंदिर गई थी ना, वहाँ एक बहुत भले आदमी ने दान में दिया। अच्छा, और ये महंगे काजू बादाम भी किसी भले आदमी ने आपको दिए होंगे? हाँ, उसने कहा कि बुढ़ापे में सेहत बनी रहेगी, इसीलिए मैंने रख लिए। संजना, अब तो 100% यकीन हो गया कि इस सुरंग में कोई बहुत बड़ा झोल है। 2 दिन बीत जाते हैं। संजना और दृष्टि तैयार होकर सुरंग के बाहर खड़ी हैं। दृष्टि, तान्या का बर्थडे आज। हमने जो थोड़े बहुत पैसे ऑफिस की सैलरी से बचाए थे, उससे उसके लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ले आते हैं। हाँ संजना, और थोड़ा बहुत घर का राशन भी ले आएंगे। दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। उन दोनों के जाते ही सुरंग के एक कोने में जहां पर पर्दा टंगा है, उस पर्दे के पीछे एक पुराना दरवाजा है, जिसे खोलने के बाद एक बड़ी सी चट्टान है, जिसे खिसकाने पर अंदर का सीक्रेट महल खुल जाता है। लेकिन जल्दबाजी में वो पर्दा खुला छोड़ देते हैं। शिट संजना, मैं तो अपना वो पैसों वाला पर्स सुरंग में ही भूल गई। उसी में सारे पैसे थे। तू भी ना दृष्टि, अब चल जल्दी वापस चलकर लेकर आते हैं। संजना और दृष्टि वापस सुरंग में आती हैं। वहां कोई नहीं है। तभी उनकी नजर उस खुले हुए सीक्रेट दरवाजे पर पड़ती है। दोनों उस दरवाजे के अंदर चली जाती हैं। अंदर एक बहुत बड़ा आलीशान महल की तरह दिखने वाला घर था। सामने एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार अच्छे कपड़ों में बैठकर पिज्जा और पास्ता खा रहा था। मम्मी जी, बाबूजी, ये सब क्या है? बहुआ, तुम लोग तो बाजार गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? ये सब क्या है? आप लोग हमें कुछ समझाएंगे? रोहन, तुम भी मिले हुए थे इस धोखे में? हमने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से झगड़ा किया, चूल्हे पर रोटियां बनाई, और तुम लोग यहाँ इस महल में पिज्जा खा रहे हो। शांत हो जाओ बहुओं, इसमें मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है। ये सब मैंने और तुम्हारी दादी ने प्लान किया था। क्यों बाबूजी, क्या दुश्मनी थी आपकी हमसे? दुश्मनी नहीं, मजबूरी है बहू। वो बाहर दीवार पर टंगी फोटो देखी है ना दादाजी की? वो इस शहर के बहुत बड़े सोने के तस्कर थे। 30 साल पहले पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और आज भी वो जेल में अपनी सजा काट रही है। हाँ बहू, कानून ने हमें तो क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन ये जो आलीशान महल तुम देख रही हो, ये हमने अपनी खून पसीने की मेहनत से बनाया है, उस स्मगलिंग के पैसों से नहीं। अगर हम दुनिया के सामने इस महल में रहते तो समाज और पुलिस यही सोचते कि हमने दादाजी के 2 नंबर के पैसों में से ये सब खड़ा किया है। कानून और दुश्मन हमें चैन से नहीं जीने देते, इसलिए हमने दुनिया की नजरों में भिखारियों की तरह उस सुरंग में रहने का प्लान बनाया। सच्चाई जानने के बाद संजना और दृष्टि का गुस्सा शांत हो जाता है। बाबूजी, हमें आपके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको हमें सच बता देना चाहिए था। हम इस परिवार की बहुएं हैं, कोई बाहर वाली नहीं, जो ये सच सबको बता देते। हम मानते हैं हमें बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब जब सच सामने आ ही गया है तो हम इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। हम आपके राज को कभी बाहर नहीं जाने देंगे। मेरी बच्चियों, मैंने तो सोचा था तुम लोग पुलिस को फोन कर दोगी। सच में तुम दोनों इस घर की असली लक्ष्मी हो। मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें इतने ताने मारे।
तो क्या अब हम सब मिलकर पिज्जा खा सकते हैं? और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, आज तो हम सब लोग पार्टी करेंगे। हाँ हाँ, आ जाओ मेरी बहुओं, आज से तुम्हें भी चूल्हा फूकने की जरूरत नहीं है। आराम से इसी महल में रहो, बस दुनिया के सामने हमारा वो गरीब वाला नाटक चालू रहेगा। पूरा परिवार उस डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठता है और सब हंसते हुए एक साथ पिज्जा खाते हैं।